नमस्कार दोस्तों, एडी आली स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापा, बोझ या आशीर्वाद। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। माँ, ओ माँ, कहाँ हो आप? देखो तो सही, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। अपनी माँ के कमरे के अंदर जाते हुए विक्रम हाथ में दो टिकटें लिए हुए बोला। बेटे की आवाज़ सुनकर पूजा में बैठी हुई उसकी माँ ने उसकी ओर नज़र उठाकर देखा तो बोली, क्या है बेटा? माँ, आप बहुत दिनों से कह रही थी कि मैं आपको गंगा स्नान कराने ले चलूं, तो इस बार कई सालों बाद कुंभ का मेला प्रयागराज में लगा हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपको भी कुंभ में ले चलता हूँ और गंगा स्नान करवा देता हूँ। ट्रेन की टिकट भी करवा ली है। बेटे की यह बात सुनकर प्रतिभा जी की आंखों में आंसू भर आए। कुंभ का मेला? अरे तू सच में मुझे कुंभ के दर्शन करवाएगा? तू सच कह रहा है ना बेटा? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अरे माँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? यह तो देखो, मेरे हाथ में टिकट भी है, तुम्हारे सामने ही लाया हूँ। अब बस जाने की तैयारी जल्दी से कर लो। जितना भी सामान चाहिए मुझे पहले ही बता देना, और माँ, सब सामान याद से रख लेना। 1 हफ्ते बाद चलना है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो मेरी इच्छा पूरी करने जा रहा है। बेटा, भगवान तेरा भला करे। जुग जुग जियो मेरे लाल। गंगा जी में स्नान करूंगी तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अच्छा बेटा, कौन कौन चलेगा? सभी चल रहे हैं ना? प्रतिभा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो विक्रम बोला, अरे नहीं माँ, सब लोग जाकर क्या करेंगे? मालूम है कुंभ में कितनी भीड़ रहती है। सब लोगों को संभालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं केवल 2 ही टिकट लेकर आया हूँ, मेरे और तुम्हारे लिए। बेटे की इस बात को सुनते ही प्रतिभा जी की नज़रें अपनी बहू प्रियंका की ओर गई और सोचने लगी कि बेटे के साथ मैं अकेले जाऊंगी तो बहू नाराज तो नहीं हो जाएगी। फिर बोली, अरे विक्रम बेटा, लेकिन इतनी भीड़ में तू अकेला मुझे कैसे संभालेगा? घर में तो मैं जैसे तैसे अपना काम कर लेती हूँ, लेकिन बाहर तो मेरा उठना बैठना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर पल मुझे सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। तभी उनकी बहू प्रियंका बोली, अरे अम्मा, अब यह आपको लेके जा रहे हैं तो संभाल भी लेंगे, और फिर हम तो कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं। रही बात कुंभ घूमने की, तो अभी कौन सा उम्र चला गया है माँ जी, फिर कभी चले जाएंगे। और यह भी तो सोचिए, कुंभ का मेला हर साल थोड़ी ना आता है। फिर प्रतिभा जी बोली, लेकिन बहू, विक्रम को मुझे संभालने में परेशानी होगी। तो उनकी यह बात सुनकर उनका बेटा विक्रम हंसने लगा और बोला, माँ, अब तुम्हें अपने बेटे पर विश्वास भी नहीं है? अरे माँ, आपका विक्रम अब छोटा नहीं है। जैसा आप मेरे बचपन में मेरा ख्याल रखती थी, वैसे ही मैं भी आपका ध्यान रखूंगा। आपका हाथ कहीं भी कभी नहीं छोड़ूंगा। खूब अच्छे से आपको मेला दिखाऊंगा। विक्रम की बात पर सब लोग हंसने लगे और प्रतिभा जी प्रसन्न हो गई। उनकी बहुत समय से चली आ रही इच्छा अब पूरी होने जा रही थी। कितनी बार विक्रम से कह चुकी थी कि मरने से पहले मुझे एक बार कुंभ का स्नान करवा दे। अगर कुंभ पर नहीं ले जा सकता तो ऐसे ही प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद ले चल, लेकिन मुझे एक बार गंगा स्नान करवा दे, जिससे मुझे भी मोक्ष मिल जाए। मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी हो जाएगी। लेकिन वक्त गुजरता रहा और बात चलती रही, परंतु आज जब विक्रम ने अपने आप कहा तो उनका मन प्रसन्नता से झूम उठा। आज तो वह अपने बेटे का गुणगान गाते गाते नहीं थक रही थी। बेटे बहू को भर भर के आशीर्वाद देते जा रही थी। प्रयागराज जाने के लिए वह दोनों ट्रेन में बैठ गए और प्रतिभा जी का तो सफर में बुरा हाल हो जाता है। यह सोचकर प्रतिभा जी थोड़ा घबरा रही थी कि इतना लंबा सफर वह कैसे तय करेंगी, क्योंकि एक दिन और एक रात का सफर जो था। बेटे का हाथ थामे प्रतिभा जी ट्रेन पर चढ़ गई। जैसे ही ट्रेन चलने लगती तो उनके पांव डगमगाने लगते थे। किसी तरह गिरती पड़ती अपनी सीट तक पहुंच गई। अरे माँ, संभालो अपने आप को, अभी तो सफर शुरू ही हुआ है, आगे कैसे करोगी?
हाँ बेटा, कोशिश कर रही हूँ संभलने की, पर उम्र हो गई है ना, हाथ की पकड़ अब ढीली हो चुकी है। लाचार और बेबस होते हुए प्रतिभा जी बोली। तो विक्रम ने कहा, कोई बात नहीं माँ, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। यह सब सुनकर प्रतिभा जी की आंखों से ममता भरे आंसू छलकने लगे। ट्रेन की छुक छुक आवाज उनके कानों को परेशान कर रही थी। ट्रेन के चलने पर हिलने से उन्हें डर लगता था, जिससे प्रतिभा जी रात भर सो नहीं पाई। रह रह कर सोचती रही, बिना वजह ही मैंने विक्रम को तंग किया, वह भी पूरी रात जागता रहा। उससे तो अच्छा होता गंगा जल घर पर ही मंगाकर उसी से नहा लेती। आज मुझे समझ आ रहा है कि क्यों विक्रम हर बार मेरी गंगा नहाने की बात को टाल देता था। खैर, भगवान का नाम जपते जपते किसी तरह प्रतिभा जी का सफर पूरा हुआ। गाड़ी रुकी तो प्लेटफार्म की भीड़ भाड़ को देखकर प्रतिभा जी हैरान रह गई। विक्रम ने दोनों बैग अपने कंधे पर लटकाया और अपनी माँ का हाथ पकड़कर स्टेशन से बाहर ले गया। मौसम का हाल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसी समय काली घटाएं छाने लगी और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। अरे बेटा, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। इस मौसम को भी आज ही बिगड़ना था क्या? ना जाने कब बरसने लगेगा। माँ की यह बात सुनकर विक्रम बोला, माँ थोड़ी देर हम स्टेशन पर ही बैठते हैं, मौसम ठीक होने पर ही बाहर निकलेंगे। थोड़ी देर बाद विक्रम उठकर कहीं चला गया और जब लौटा तो उसके हाथ में चाय की 2 कुल्हड़ और गर्मा गर्म समोसे थे। माँ बेटे ने वहीं बैठकर सुकून से चाय पिए और पकौड़े खाए। थोड़ी ही देर में प्रतिभा जी को नींद आने लगी तो वहीं कुर्सी का टेक लेकर आंखें बंद कर ली। करीब 1 घंटे के बाद बारिश थम गई और सूरज निकल आया। मौसम बहुत सुहाना हो गया था। बारिश के कारण रेलवे स्टेशन पर जो भीड़ बढ़ गई थी, वह भी अब निकलने लगी थी। हर तरफ शोर ही शोर मचा था। दोनों माँ बेटे एक ऑटो रिक्शा पकड़कर कुंभ के मेले तक पहुंच गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि रिक्शे वाले को माँ बेटे को मेले से कुछ दूर पहले ही छोड़ना पड़ा। वह दोनों करीब 1 से 2 किलोमीटर पैदल चलकर गंगा घाट तक पहुंचे तो जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से उन्हें एक धर्मशाले में जगह मिल पाई। विक्रम ने वहीं चादर बिछाकर अपना सामान रख दिया और माँ का हाथ पकड़कर गंगा नहाने ले गया। प्रतिभा जी ने अपने जीवन भर में इतनी भीड़ कहीं नहीं देखी थी। कहीं बच्चों के लिए झूले तो कहीं सर्कस चल रहे थे, कहीं लाउड स्पीकर का शोर मच रहा था तो कहीं भजन चल रहे थे, कहीं गंगा मैया की आरती तो कहीं गंगा मैया की जय जयकार करते लोग घूम रहे थे, कहीं साधु संतों के प्रवचन तो कहीं गंगा मैया की पूजा भक्ति चल रही थी। आगे बढ़े तो खिलौने वाले, पूड़ी कचौड़ी और मिठाई की दुकान, धार्मिक किताबें और तस्वीरों की दुकान, हर जाति और धर्म के लोगों को देखकर वह हैरान थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गई हैं। यह सब नज़ारा देखकर उन्हें बड़ा सुकून मिल रहा था। प्रतिभा जी अपने बेटे विक्रम का हाथ कस के पकड़े हुए कुंभ मेले का आनंद ले रही थी। रास्ता बनाते हुए विक्रम उन्हें किनारे तक लेकर आया, परंतु यहाँ भी भीड़ ही भीड़ थी। विक्रम ने हाथ पकड़कर अपनी माँ को गंगा में स्नान कराया और फिर खुद स्नान किया। गंगा में फूल और प्रसाद चढ़ाया तो ना जाने कब से मन में बसी प्रतिभा जी की इच्छा आज पूरी हो गई थी। खुशी के मारे उनके आंख से आंसू निकलने लगे। हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे गंगा मैया, मेरे विक्रम जैसा बेटा हर माँ को देना। आज उसी के कारण तो मैं आपके दर्शन कर पाई हूँ। ऐसा कहते हुए प्रतिभा जी ने थोड़ा गंगा जल एक बोतल में भर लिया और जाते समय गंगा मैया को प्रणाम किया। सोचने लगी कि पता नहीं दोबारा गंगा मैया के दर्शन भी कर पाऊंगी या नहीं। विक्रम ने अपनी माँ को मेला घुमाई और खूब खिलाया पिलाया। फिर प्रतिभा जी बोली, बस बेटा, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मुझसे और नहीं चला जाता। तो विक्रम माँ के कहने पर उन्हें धर्मशाले पर वापस ले आया। चलो माँ, अब तुम यहीं आराम करो।
मैं मेला घूमकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए विक्रम ने अपनी जेब में से कुछ रुपए निकाले और अपनी माँ के हाथ में थमा दिए। अरे बेटा, मैं इन रुपयों का क्या करूँगी? तू है तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मेरी साड़ी के पल्लू से 500 रुपए के 2 नोट बंधे हैं। ऐसा कहते हुए प्रतिभा जी उस पैसे को वापस करने लगी, तो विक्रम बोला, अरे नहीं माँ, इन्हें रख लो, कभी ज़रूरी वक्त में काम आ जाते हैं। ओहो माँ, रख लो, कभी कुछ खरीदने का मन होता है या कहीं मेले में मेरी जेब कट गई तो विक्रम ऐसा कहने पर प्रतिभा जी ने रुपए रख लिए, या सोचते हुए कि ऐसे मेलों में तो कई लुच्चे लफंगे घूमते रहते हैं और लोगों को बुद्धू बनाकर लोगों की जेब साफ करके निकल जाते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चलता। विक्रम अपना थैला लेकर वहां से चला गया और प्रतिभा जी वहीं पर अपना थैला लेकर सर के नीचे तकिया बनाकर चादर पर लेट गई। आज उनका मन बहुत संतुष्ट था। विक्रम ने भी उनका खूब ध्यान रखा था। लेटे लेटे उनकी आंख लग गई, लेकिन जब आंख खुली तो देखा सूरज अस्त हो चुका था। इधर उधर देखा तो विक्रम अभी तक नहीं लौटा था। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। किसी अनहोनी की शंका उन्हें सताने लगी। अनजानी जगह और अनजाने लोग, अपने विक्रम के बारे में पूछूं भी तो किससे? फिर उन्होंने अपना सामान टटोल कर देखा तो सब कुछ सुरक्षित था। अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे हुए रुपए भी टटोले, वह भी सुरक्षित थे। तो धर्मशाले से बाहर जाकर इधर उधर अपने बेटे को खोजने लगी। तभी सामने देखा तो हैरान रह गई। आदमियों का एक झुंड तेजी से भागता हुआ आ रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, जोर जोर से चीख पुकार मचने लगी। फिर पता लगा कि मेले में किसी ने गोली चला दी है, जिस कारण हर तरफ भगदड़ मच गई है और भगदड़ में गिरकर कुचलने से बहुत से लोग मारे गए हैं। यह बात सुनकर प्रतिभा जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं, उनका कलेजा धक धक होने लगा था। माथे से पसीना टपकने लगा, पूरा शरीर कांपने लगा कि कहीं उनका विक्रम भी तो इस भीड़ में नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहते हुए प्रतिभा जी एक यात्री से जाकर पूछने लगी, भैया यह किस समय की बात है? फिर उसने बताया कि माँ जी, करीब 5 बजे की बात है। कोई व्यक्ति अपनी दुश्मनी निकालने के लिए अपने दुश्मन को मेले में मारने के लिए आया था। गोली उस आदमी के सीने में जाकर लगी। वह आदमी तो मर गया, जिस कारण यह कांड हो गया था। भगदड़ की वजह से जितने भी लोग जख्मी हुए हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, और जो लोग मारे गए हैं उन्हें सरकारी गाड़ी से उठाया जा रहा है। क्या आपका भी कोई लापता है? उस व्यक्ति की बात सुनकर प्रतिभा जी की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए बोली, क्या बताऊं बेटा, मेरा बेटा भी 2 बजे से ही मेला घूमने के लिए निकला था, लेकिन अभी तक नहीं लौटा। लेकिन माँ जी, उसकी कोई फोटो है क्या आपके पास? यात्री ने पूछा। फोटो तो नहीं है मेरे पास बेटा, आप क्या करूं? प्रतिभा जी रोते हुए बोली, माँ जी आप रोइए मत। देखिए सामने वहाँ पुलिस चौकी है, आप वहीं जाकर पता कर लीजिए। उस व्यक्ति के कहने पर प्रतिभा जी ने चादर समेटकर अपनी थैली में डाली और थैला उठाकर जैसे तैसे पुलिस चौकी तक पहुंची। प्रतिभा जी रोते हुए थानेदार से बोली कि मेरा बेटा कहीं नहीं मिल रहा है। तभी एक दयालु पुलिस वाला उनके पास आया और बोला, माँ जी हौसला रखिए, मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठ जाइए। वहीं सिपाही प्रतिभा जी को उस जगह पर ले गया जहां मृतकों को इकट्ठा किया गया था, लेकिन विक्रम वहां नहीं था। प्रतिभा जी को यह देखकर खुशी हुई। फिर 1-2 जगह बनी अस्पतालों में भी उन्हें लेकर गया, जहां लोग जख्मी पड़े थे और दर्द से कराह रहे थे। डॉक्टर उनकी मरहम पट्टी करने में जुटे हुए थे, परंतु विक्रम का पता वहां भी नहीं चल पाया। तभी प्रतिभा जी ने सोचने लगी कि कहीं विक्रम धर्मशाले पर वापस तो नहीं लौट गया। शायद वह वहां मुझे ढूंढ रहा होगा, परेशान तो नहीं हो गया होगा। कहीं वह मेरा इंतजार न कर रहा हो।
प्रतिभा जी के मन में बहुत से विचार पनपने लगे थे। हालांकि उन्होंने पुलिस चौकी पर उसका हुलिया बता दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर मेरा बेटा मिले तो मेरे लौटने तक उसे यहीं रोक कर रखना, इस उम्मीद से कि विक्रम वहीं मेरा इंतजार कर रहा होगा। प्रतिभा जी ने आकर पता किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि कोई भी उनके बारे में पूछने नहीं आया था। धर्मशाले में गई तो वहां भी उनका बेटा नहीं मिला। आधी रात हो गई थी। बेचारी माँ कभी धर्मशाले में जाती तो कभी पुलिस चौकी पर, लेकिन बेटे का कहीं पता नहीं था। जब रात के 2 बज गए तो पुलिस वालों ने कहा, अम्मा जी आप जाकर आराम कीजिए। यदि आपका बेटा पूछने आया तो हम आपके पास भेज देंगे। बेटे के बिछड़ जाने से व्याकुल प्रतिभा जी आशा भरी नजरों से कभी यहाँ देखती तो कभी वहां देखती। फिर चादर बिछाकर लेट गई, लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। उन्हें चैन नहीं आ रहा था, सुकून नहीं थी। कहाँ चला गया मेरा बेटा? इतने बड़े मेले में मैं उसे कहाँ कहाँ ढूंढूं? यहाँ कोई अपना भी नहीं है। यदि विक्रम न लौटा तो मैं अकेले घर कैसे जाऊंगी? बहू मुझसे विक्रम के बारे में पूछेगी तो उसका सामना मैं कैसे करूंगी? यह सोचते सोचते प्रतिभा जी स्वयं को ही कोसने लगी कि व्यर्थ ही गंगा नहाने की जिद मैं बना रखी थी। अगर विक्रम टिकट ले ही आया था तो मैं मना भी कर सकती थी। टिकट तो वापस भी हो सकते थे। इतनी बड़ी मुसीबत तो सर पर ना पड़ती। अब कहाँ कहाँ ढूंढूं मैं अपने बेटे को? फिर प्रतिभा को ख्याल आने लगा कि कहीं विक्रम को कोई ठग बहला फुसला कर तो नहीं ले गया। कितना सीधा है मेरा बेटा, बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आ जाता है। या फिर किसी ने कोई गलत चीज उसे सुंघाकर बेहोश तो नहीं कर दिया और उसका सारा पैसा, अंगूठी और चैन छीनकर उसे कहीं फेंक दिया हो। यह सब सोचकर प्रतिभा जी अंदर ही अंदर चिंता के मारे बेचैन हुई जा रही थी। मन में उठने वाली आशंकाओं का अंत ही नहीं था। अगले दिन जब सुबह हुई तो प्रतिभा जी नहाना धोना भूलकर सीधा पुलिस चौकी पर पहुंच गई। पुलिस देखते ही बोले, आइए माँ जी, क्या आपका बेटा लौटा नहीं अभी तक? तभी प्रतिभा जी रोते हुए बोली, कहाँ देखूं, तुम ही ढूंढ कर ले आओ मेरे बेटे को, एक माँ की दुआएं लगेगी। प्रतिभा जी का रो रो कर बुरा हाल था। फिर पुलिस वाला बोला, अम्मा जी थोड़ा धीरज रखो, हम कुछ करते हैं। तभी पुलिस साहब सभी जगह अनाउंसमेंट करवाते हैं, आपका बेटा मेले में जहाँ कहीं भी होगा तुरंत दौड़ा आएगा। आप ऐसा कीजिए, अपना नाम और पता लिखवा दीजिए और फिर जाकर स्नान ध्यान कीजिए। जल्दी ही मिल जाएगा आपका बेटा। भगवान पर भरोसा रखिए। अब तो पुलिस वालों को भी प्रतिभा जी से हमदर्दी हो गई थी। रोते हुए बेचारी बूढ़ी माँ धर्मशाले में वापस लौट आई। जैसे तैसे गंगा में स्नान किया, मन ही मन प्रार्थना करती रही कि हे गंगा मैया, मेरे विक्रम बेटे को कुशल पूर्वक लौटा दो। वही तेरे दर्शन करने के लिए यहाँ तक लेकर आया था और वह हाथ छुड़ाकर न जाने कहाँ गुम हो गया है और मुझ बूढ़ी अबला को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। भगवान आप ही कोई चमत्कार करो, मेरा खोया हुआ बेटा वापस मिल जाए तो वापस जाकर बहू को मुंह दिखाने लायक बन सकूं। पूजा अर्चना से निपटकर प्रतिभा जी हर आने जाने वाले व्यक्ति को आशा भरी निगाह से देखती रहती। दूर दूर तक उनकी निगाह आने जाने वालों का पीछा करती कि कहीं विक्रम दिख जाए। घाट पर बैठे बैठे शाम हो गई थी। अब तो भूख के कारण पेट में मरोड़ पड़ने लगी थी। कल शाम से ना तो भोजन का एक निवाला पेट में गया था और ना ही पानी की एक बूंद। फिर ध्यान आया कि अगर मैं खुद बीमार पड़ गई तो अपने बेटे को कैसे ढूंढूंगी? उसे ढूंढना है तो खुद को बीमार होने से बचाना है, नहीं तो यहाँ मेरा कौन बैठा है जो मेरी सेवा करेगा? ऐसा सोचते हुए पास में चल रहे भोज पर गई और आलू की सब्जी के साथ 2 रोटी खाकर पानी पिया
तो कलेजे में थोड़ी शांति मिली और अपने बेटे के लिए 4 रोटी भी बनवा ली कि विक्रम मिलेगा तो बेचारा भूखा प्यासा होगा, तो उसे खिला दूंगी। बेटे को ढूंढते ढूंढते प्रतिभा जी वापस अपनी धर्मशाले में पहुंच गई। फिर से पुलिस चौकी में भी झांक कर आ गई, लेकिन फिर से वही निराशा हाथ लगी। देखते ही देखते कई दिन बीत गए। अब तो करीब मेला भी खाली हो चुका था, लेकिन विक्रम नहीं लौटा। फिर पुलिस वालों ने सलाह दी कि माँ जी, लगता है आपका बेटा अब नहीं लौटेगा, तो आप अपने घर जल्दी लौट जाइए, उतना ही अच्छा होगा। यह सुनकर प्रतिभा जी की आंखें फिर से आंसुओं से भर आई। फिर बोली, बेटा, मैं इतनी दूर अपने घर कैसे जाऊंगी? मैं तो कभी भी कहीं अकेले गई ही नहीं। कहते कहते उनकी आवाज रुआन सी हो गई। अच्छा माँ जी, आपको अपने घर का फोन नंबर पता है? फोन करके ही किसी को बुला लेते हैं, घर से कोई आकर ले जाएगा। लेकिन बेटा, घर से मुझे कौन लेने आएगा? घर पर बहू अकेली है, वह अकेली कैसे आ पाएगी? अरे माँ जी, बहू किसी आस पड़ोस या रिश्तेदार को भी तो बुला सकती है। आप किसी का भी नंबर बता दीजिए। प्रतिभा जी ने दिमाग पर लाख जोर डाला, लेकिन हड़बड़ी में नंबर याद ही नहीं आया। अक्सर दिमाग को जंग लग जाता है जब इंसान किसी परेशानी में होता है। वैसे भी बुढ़ापे में याददाश्त भी कमजोर हो चुकी थी। यही हुआ था प्रतिभा जी के साथ भी। उन्हें कोई भी नंबर याद नहीं आ रहा था। अपनी बेबसी और लाचारी पर उनकी आंखें भर आई। इसी समय एक यात्री पुलिस चौकी के बाहर से गुजर रहा था, तो उसका ध्यान वहां बैठी प्रतिभा जी की ओर गया, जो फूट फूट कर रो रही थी। उसने पुलिस वाले से अम्मा जी के रोने का कारण पूछा, तो सारी बात सुनकर वह यात्री बोला, आप अम्मा को मेरे साथ ही भेज दीजिए, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। मैं शाम को 8 बजे की ट्रेन से अपने घर पर जा रहा हूँ। आप कहें तो इन्हें साथ ले जाऊं और उसके बाद उनके गांव जाने वाली बस में बैठा दूंगा। वह आराम से अपने गांव पहुंच जाएंगी। पुलिस वाले ने प्रतिभा जी को उस अनजान व्यक्ति के साथ भेज दिया और उसका पता और फोन नंबर अपने पास लेकर रख लिया। प्रतिभा जी उनके साथ जा तो रही थी, पर मन के किसी एक कोने में डर भी था कि कहीं यह व्यक्ति कोई चोट न पहुंचाए। परंतु और कोई चारा भी तो नहीं था उस पर विश्वास करने के अलावा, वरना इस अनजान जगह पर कब तक रहती। लेकिन उस व्यक्ति ने प्रतिभा जी के मन की बात जैसे पढ़ ली हो। वह बोला, अम्मा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके गांव के पास में ही रहता हूँ। भरोसा रखिए मुझ पर। यदि आप कहेंगी तो मैं आपको आपके घर तक भी छोड़ दूंगा। फिर प्रतिभा जी बोली, अरे नहीं भैया, विश्वास के सहारे ही तुम्हारे साथ आए हैं। तुम मुझे अपने साथ लेकर आए हो, क्या इतना उपकार कम है? ट्रेन से उतरने के बाद मुझे बस में बैठा दोगे तो मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगी। बस मुझे तो एक ही बात का गम सताए जा रहा है, ना जाने मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। 2 दिन बाद जब प्रतिभा जी बस से उतरी तो पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ी। लेकिन बेटे की अनुपस्थिति में उनका मन भारी हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि बहू का सामना कैसे करूंगी, क्या बताऊंगी कि विक्रम कहाँ है। इसी उधेड़-बुन में जैसे तैसे घर के द्वार तक पहुंची तो देखकर हैरान रह गई कि वहां तो खूब चहल पहल थी। घर के बाहरी हिस्से में सफेद और लाल रंग का टेंट लगा हुआ था, जहां भोज का कार्यक्रम चल रहा था। एक बार प्रतिभा जी को लगा कि वह गलती से किसी और के घर पर पहुंच गई है, लेकिन जैसे ही वह बाहर की ओर जाने लगी, तभी उनके पोते और पोती की नज़र अपनी दादी पर पड़ी। वह आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन फिर खुशी से चिल्लाने लगे, मम्मी देखो, पापा देखो, दादी तो हमारे सामने खड़ी हैं, वह लौट आई हैं, दादी जिंदा हैं। अपने पोता पोती की यह बात सुनकर प्रतिभा जी आश्चर्यचकित रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह चल क्या रहा है। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग दौड़कर आ गए। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। अम्मा वापस आ गई, अम्मा वापस आ गई।
प्रतिभा जी लौट आई हैं। उधर से विक्रम भी दौड़कर आया और अपनी माँ को देखते ही उसके होश ही उड़ गए और फिर तुरंत आकर लिपट गया। माँ, तुम कहाँ चली गई थी? इस समय उनकी बहू प्रियंका भी दौड़ी दौड़ी आई और अपनी सासू माँ से लिपट गई। पता है माँ, कितने दिनों से हमारा रो रो कर बुरा हाल था। हमने तो सोचा था कि माँ जी। तभी उसकी बात काटते हुए प्रतिभा जी बोली, हाँ हाँ, यही सोचा होगा ना कि मैं भगवान को प्यारी हो गई। प्रतिभा जी को जैसे सारी बात का एहसास हो चुका था। फिर वह बोली, इसलिए तो तुम आज अपनी सास का श्राद्ध कर रही थी। एक बार मुझे ढूंढने तक जरूरी नहीं समझा तुम लोगों ने। और विक्रम तो मुझे वहां निर्जन स्थान पर अनजाने लोगों के बीच में छोड़कर यहाँ चला आया। मुझसे पीछा छुड़ाने का यही रास्ता सूझा तुम लोगों को। यही सोचा होगा ना कि अकेली बूढ़ी औरत वापस घर कैसे पहुंचेगी, वहीं मर गई होगी। ऐसा कहते हुए प्रतिभा जी वहीं जमीन पर अपना माथा पीटते हुए बैठ गई। फिर बोली, अरे मैं तो पगला उठी थी, घाट घाट पर तुझे ढूंढती फिर रही थी। फिर विक्रम बोला, ऐसा नहीं है माँ, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। न जाने कहाँ कहाँ मैंने आपके नाम की घोषणा भी करवाई, पर आप कहीं नहीं मिली। तभी प्रतिभा जी ने कहा, भगवान का इतना ही शुक्र है कि तू ठीक है। तुझे देखकर मेरी जान वापस लौट आई है। इस समय बेटा बहू दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बोले, अब यह दावत माँ के लौट आने की खुशी में है। सब खुशी से खाना खाओ, हमारी माँ वापस आ गई है। ऐसा कहते हुए विक्रम खुशी से नाचने लगा तो दूसरी ओर गांव की औरतों में कानाफूसी होने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर में सब लोग प्रियंका और विक्रम को बधाई देने लगे और बोले, प्रियंका, अच्छा ही हुआ जो तुम्हारी सासू माँ लौट आई, नहीं तो तुम क्या क्या सोच रही थी और वह बेचारी न जाने कहाँ कहाँ भटक रही होगी। बड़ी हिम्मत वाली है जो इतनी दूर से अकेले लौट आई। वह सभी रिश्तेदार जो प्रतिभा जी के दुख में शामिल होने आए थे, वे लोग बहुत खुश होने लगे और तभी किसी ने ढोल वाले को बुला लिया। ढोल बजाने लगे और सब लोग नाचने कूदने लगे। माहौल एकदम से बदल गया था। उधर अपने बेटे विक्रम को अपने सामने सुरक्षित देखकर प्रतिभा जी भी सब कुछ भूल गई। भगवान ने उनकी मन्नत सुन ली थी। अब भगवान पर उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया था। सभी रिश्तेदार और पड़ोसी खा पी कर अपने अपने घर चले गए थे। प्रतिभा जी और उनका बेटा बहू भी अपने अपने कमरे में चले गए। कितने दिनों बाद आज प्रतिभा जी निश्चिंत होकर सुकून से सोई थी। फिर अचानक ही उनकी रात में नींद खुली। उनका गला सूख रहा था। पानी पीने के लिए उठी तो देखा कि विक्रम के कमरे की लाइट जल रही थी और धीरे धीरे कुछ बोलने की आवाज़ भी आ रही थी। आखिर यह लोग इस समय क्यों जग रहे हैं, यह सोचकर वह जैसे ही उनके कमरे की ओर बढ़ी तो जो कुछ भी उन्होंने सुना उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उनकी बहू प्रियंका विक्रम से कह रही थी कि तुमने तो कहा था कि मैं माँ जी को ऐसी जगह ठिकाने पर लगाकर आऊँगा कि वह यहाँ तक कभी वापस नहीं आ पाएंगी। उसके बाद तुम्हें उनसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन देखो, तुम्हारी माँ तो कुछ ही दिनों में वापस आ गई। फिर विक्रम बोला, अरे माँ को कुंभ के मेले में छोड़ आया था, जहाँ इतनी भीड़ और भगदड़ रहती है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसी जगह से और इतनी दूर से भी माँ वापस लौटकर आ सकती हैं। लेकिन प्रियंका, जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि जब से मैं माँ को छोड़कर आया था मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही थी कि मैं अपनी माँ को त्यागने का, उन्हें मारने का के लिए छोड़ आना बहुत बड़ा पाप किया है मैंने। जब से माँ को छोड़कर आया था सारा दिन यही सोचता रहता कि माँ भूखी प्यासी कहाँ कहाँ भटक रही होगी, जिंदा भी होगी या नहीं। मेरी माँ ने तो मुझ पर विश्वास किया था और मैंने उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया। माँ को इस प्रकार गंगा घाट पर छोड़कर आने का अपराध मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। और प्रियंका, तुम
माँ के आने पर परेशान मत होना। जहाँ इतना समय माँ को झेला है, वहाँ कुछ समय और सही। अच्छा ही हुआ जो मेरी माँ लौट आई। मैं माँ की मृत्यु का कारण बनते-बनते रह गया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। इतनी बात सुनते ही प्रतिभा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई और कुंभ के मेले का सारा दृश्य उनकी आंखों के सामने आने लगा, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने लगभग सारे कुंभ के मेले में घूम लिया, अपने बेटे के नाम की जगह जगह पर घोषणा करवाई, पर अपने नाम की घोषणा तो उन्होंने कहीं सुनी ही नहीं थी। कितना बड़ा झूठ बोला था विक्रम ने मुझसे। वह मुझे अपनी और अपनी पत्नी की जिंदगी से मुक्त होने के लिए ही गंगा स्नान करवाने ले गया था। मैं इतनी बड़ी बोझ बन चुकी थी अपने ही बेटे के ऊपर कि वह मुझे जीते जी मारना चाहता था। यह सब सोचते सोचते प्रतिभा जी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, वह धड़ाम से जमीन पर गिरी। एक बूढ़ी माँ सब कुछ झेल चुकी थी, पर यह सदमा वह ना झेल सकी। आज सच में उस बूढ़ी माँ को अपनों से मोक्ष मिल गया था। विक्रम और प्रियंका को भी उस बूढ़ी माँ से छुटकारा मिल चुका था, लेकिन मन के एक कोने में उन दोनों को अपने किए का पछतावा जरूर था।